नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। आज उसी तरह हमारे साथ डिस्कशन में मौजूद हैं हमारे जम्मू ज़िला के डिविजनल कमिश्नर जनाब पवन कोतवाल साहब और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब अशकूर वानी साहब कठुआ और जम्मू रेंज के। हम इनसे जानेंगे कि इस समय जो बॉर्डर के हालात हैं बड़े ज़्यादा पेचीदा बने हुए हैं, आर पार से गोलाबारी हो रही है, आम लोगों को किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा, इस समय दरबार जो है हमारा जो सिविल सेक्रेटरीट है वो जम्मू खुलने वाला है, तो किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जी पवन कोतवाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और अशकूर वानी साहब, डीआईजी साहब, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पहले कोतवाल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो बॉर्डर के हालात हैं बड़े पेचीदा बने हुए हैं, आर पार से गोलाबारी काफ़ी हैवी शेलिंग हो रही है, तो जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं जिससे उनको जान माल से हाथ ना धोना पड़े। देखिए, जैसे आपने कहा तो ये बेसिकली शुरू हुआ है जब जब हालांकि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हमारे बॉर्डर पे होती रहती है जी। पिछले 2 सालों में भी हुई है, लेकिन अभी हाल ही में जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए तो उसके बाद इसका इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई। और ये देखते हुए कि कोई ज़्यादा शेलिंग ना हो तो लोगों को हमने सेफर एरियाज़ में मूव किया। और शुरू में तो इस नवंबर के पहले हफ्ते में काफ़ी लोगों को हमने सेफर एरियाज़ जो आइडेंटिफाई किए हैं, लगभग 150 के करीब हमने सेंटर्स बनाए थे इन 4 ज़िलों में। एक कठुआ है, फिर सांबा है, जम्मू है, राजौरी है, पुंछ है। तो ये 3-5 ज़िले लगभग जो है हमारे बॉर्डर पे आते हैं। तो हम लोगों को कहते थे कि आप आइए, लेकिन लोग थोड़े रिलक्टेंट थे क्योंकि उनकी फसलें जो है उस वक्त हार्वेस्टिंग का टाइम था, तो वो लोग आए नहीं और फिर ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन और फिर लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगे जब। लेकिन पिछले आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से 4-5 दिनों से इंटेंसिटी बढ़ी और ख़ासकर 1 नवंबर को, जो 1 नवंबर यानी कि कल जो हुआ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और लोगों को हम कैंप में लाते हैं और वहाँ उनके रहने का, खाने का, मेडिकल का और दूसरा जो जी कोतवाल साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कैंप में लाते हैं, तो कैंप में लाए हुए लोगों के लिए क्या प्रॉपर सुविधाएं वहाँ मुहैया है कि उनको घर की तरह तो नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी उनको जो अमूमन आम फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएं। हाँ जी, बिल्कुल। आप अभी जाएं अगर किसी कैंप में तो आप देखेंगे कि उनको जो रहने के लिए जिसको आप कहते हैं बेडिंग्स जी। और ऊपर उनके खाने का अरेंजमेंट जी। और उनको दिन में 3 बार डॉक्टर्स टीम जो है उनको देखती है, उनके पानी और उनके बाकी शौचालय जो सुविधाएं, जो भी सुविधाएं हैं। जनरली ऐसा रहता है कि मेल मेंबर्स जो हैं, क्योंकि घर में घर की रखवाली के लिए मेल मेंबर्स और जानवर भी हैं वो वहाँ रहते हैं, और ज़्यादातर विमेन और चिल्ड्रन जो हैं ये हमारे कैंप में ज़्यादा रहते हैं और बाकी लोग आते जाते रहते हैं। शाम को ज़्यादा होते हैं क्योंकि रात को फायरिंग का अंदेशा रहता है, और सुबह फिर आधे जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मेल मेंबर्स हैं, वो चले जाते हैं, और बच्चे और लेडीज़ जो हैं वो रहती है वहाँ पे, और पूरी सुविधा है। और जब हम उनसे पूछते भी हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो लोग मुतमईन हैं कि जो जी बिल्कुल कोतवाल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जी अशकूर वानी साहब, ये तो हमने इनसे एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल पूछा। अब आपसे एक अहम सवाल है कि जिस तरीके से अभी दरबार भी यहाँ खुल रहा है और उनकी जो बॉर्डर पार पाकिस्तान की एक सोच रही है कि शेलिंग के द्वारा इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए मिलिटेंट्स को, तो अगर वो, वैसे तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बिल्कुल मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई इन्फिल्ट्रेट करके कोई मिलिटेंट आ जाता है तो उसके लिए क्या पुलिस बिल्कुल तैयार है हमारी जम्मू की कि कोई ऐसा वाकया ना हो? देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर शेलिंग हो रही है और ख़ासकर आईबी को, इंटरनेशनल बॉर्डर को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर में तो कोई ऐसी बात नहीं होती कि जहां फोर्स फेस टू फेस आके कोई एक्टिविटी करे, तो उनका एक बड़ी अटेम्प्ट इंटरनेशनल बॉर्डर को डिस्टर्ब करने की यही है कि इस रास्ते से या पठानकोट के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन डाली जाए। तो इन्फिल्ट्रेशन के लिए मैं समझता हूं कि पिछले 1.5 साल से बड़ी सीरियस अटेम्प्ट्स हुई हैं, और वो सारी अटेम्प्ट सामने
न्यूट्रलाइज भी की। हमारी जो मैनेजमेंट है बॉर्डर का, वो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी सुधार आया है। बॉर्डर के ऊपर जो फोर्सें हमारी लगी हुई हैं, उसके पीछे मिलिट्री किस स्टेज पे बैठी हुई है, हमारे क्या अरेंजमेंट है, वो सारे अरेंजमेंट जो हैं हम डेली बेसिस पे रिव्यू करते हैं। पिछले 6 महीने से तो ऑलमोस्ट अलर्ट है। वी आर एट द हाईएस्ट अलर्ट के बॉर्डर की तरफ जो नाले जाते हैं, जो सड़कें जाती हैं, जो पॉसिबल इन्फिल्ट्रेशन के बाद रूट इस्तेमाल हो सकता है, उस सारे को हम लोग चेक में रखे हुए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि पहली चीज़ तो बॉर्डर के ऊपर हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इन्फिल्ट्रेट हो पाए। और लेकिन अगर कोई होता भी है तो पीछे मिलिट्री हम लोग जिस मॉडल पे बैठे हैं, वी आर वेरी श्योर कि हम उसको लोकलाइज करके उसी एरिया में न्यूट्रलाइज करेंगे। और पीछे भी कि हमारी जो पुलिस है, मेरे छोटे शब्दों में ये पूछना है कि क्या हमारी पुलिस वेल इक्विप्ड है उनका सामना करने के लिए? टोटली हम बिल्कुल वेल इक्विप्ड हैं। अगर टेररिस्ट कोई भी आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। हमारे लिए सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न यही है कि जो पार से शेलिंग हो रही है और हमारी सिविल पॉपुलेशन उसमें टारगेट हो रही है जी, वो एक कंसर्न है कि उसको हमारी तरफ किस तरह से डील किया जाए। फिर भी हमने अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए पुलिस ने बीपी बंकर्स, बीपी गाड़ियां जो हमारे पास सिस्टम है उस सारे को रखा हुआ है और इमरजेंसी में हम उसको ऑपरेट करते हैं। जी कोतवाल साहब, अहम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो 1-1.5 महीने से जो ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ स्कूल जो उसके रेंज में आते हैं 8-10 किलोमीटर की रेंज में, उनको बंद कर दिया जा रहा है। तो क्या उनके कैंप स्कूल्स भी लगाने का कोई इंतजामात हैं किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई बच्चों की ना जाया जाए? देखिए, ये अगर आप देखें तो जैसा मैंने कहा कि ये 1 नवंबर के बाद ही ये जो हमने जिसको हम कहेंगे कि एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया था। हालांकि कुछ इलाकों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जैसे खासकर अगर आप अगर आप राजौरी और पुंछ की बात करें तो वहाँ इवन हमें आर्मी ने कहा था कि इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू शिफ्ट द पॉपुलेशन। हम अब आपको बताएंगे कि कब आपने शिफ्ट करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए एक हम इसको हम कहते हैं कि एक प्रिवेंटिव एक्शन है ये बच्चों को स्कूलों में, क्योंकि अब जब कल का भी वारदात देखें तो ज़्यादातर बच्चे जख्मी हैं जी, और 2 बच्चों की जो है वो शेलिंग लगने से डेथ हुई है। तो हम इस बात का ख्याल इस बात को सोचते हुए कि अगर स्कूल में कोई शेल पड़े तो बच्चों की जान जा सकती है, तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि आप जो है अपने घरों में रहें इन 2-3 दिनों के लिए जी। तो ये कोई लंबा वो अरसे के लिए नहीं रखते खींचने वाला नहीं होता है। हमने पहले भी कोई 5-6 दिन या 7-8 दिन बंद रखा, उसके बाद खोल दिए गए स्कूल, और आज भी हमने कल ही बंद किए हैं। और अगर हालत सुधरती है तो उनको फिर खोल दिया जाएगा। अगर हाँ कोई लंबा अगर अरसा होता है जहाँ, वहाँ हम अल्टरनेट सिस्टम जो है उसका सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कल शेलिंग हुई है तो कल से अब शांति ही है जनरली इस वक्त तक, सिवाय हमारा एक सेक्टर है जो पुंछ का, जिसे हम कहते हैं मेंढर का बालाकोट सेक्टर है, वहाँ पे शेलिंग हुई है, वहाँ 2 लोग आज जख्मी हुए। लेकिन जनरली ये बच्चों का ये जो पढ़ाई का जो लंबा नुकसान जो ऐसा नहीं है, ये उनकी सेफ्टी के लिए जो है उनको 1-2 दिन के लिए 3-4 जस्ट सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जी अशकुर वानी साहब, एक और अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस वहाँ की जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनको प्रॉपर तरीके से सुविधाएं देने में एडमिनिस्ट्रेशन तो दे ही रही है, लेकिन पुलिस का कहीं ना कहीं हर जगह शाना बिशाना योगदान रहता है। तो किस तरीके से आप वहाँ के लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से उनकी जान माल का नुकसान ना हो? देखिए, हम तो लोगों को, जितने बॉर्डर के ऊपर लोग हैं, उनको बाकी फोर्सेस के साथ मिलकर एजुकेट करने की भी कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल टारगेट लाइन पे लोग हैं वो सेफ्टी मेजर्स में क्या क्या लें, घरों में ट्रेंचें खोदें, जो ट्रेंचें अवेलेबल हैं उनका ध्यान रखें, या पहले ही अलर्ट दे देते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है तो आप वापस आ जाइए। वो सारी चीज़ें जो भी लोगों तक पहुंचाने की होती है वो रखा जाता है। उसके बाद भी अगर कहीं कोई फंसा हुआ है, जैसे पिछले दिनों आरएसपुरा में एक हैंडीकैप बच्चा था, वो रह गया, शेलिंग बढ़ने लगी तो फिर हमने अपना बीपी गाड़ी भेजना पड़ा और उसको वापस लाना पड़ा। लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि अगर इतनी हम लोग मुस्तैदी दिखा रहे हैं, फिर भी कैजुअलिटीज़ पिछले दिनों में हमने देखा कि हुई, उसका क्या कारण है? कि लोग नहीं मानते या क्या? नहीं, देखिए, जब शेल आता है, अब लोग तो अपने हिसाब से लोग भी सेफ्टी मेजर्स तो लेते हैं। हर एक आदमी जो काम पे खेत में भी होता है वो सोच रहा होता है, लेकिन
जब शेल आता है वो कहाँ गिरा, कैसे गिरा, अब जैसे जो मेंढर में आज हुआ है जी। तो वो काफी अंदर है। अब शेल जो है जब आता है तो उसमें तो ऐसा हो ही जाता है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्या जो इस समय खेती बाड़ी का समय है उसके कारण या लोग कहीं आगे चले जाते हैं काम करने तो वो शेल जो आ रहा है उससे वो इंजर्ड होते हैं या बात नहीं मानी देखिए जाती? जो शेल वो 80 mm का या 120 mm का जो मार्टर फेंका जाता है तो उसकी रेंज 4-5 किलोमीटर तक तो पहुंच जाती है। और खासकर आप मान लो कि मेंढर जैसे एरिया में पहाड़ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो फ्लाइंग डिस्टेंस है, बाकिंग डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन फ्लाइंग डिस्टेंस कम होता है, इसलिए तो मेंढर शहर के इर्द गिर्द भी वो पड़ रहे हैं शेल। तो उस तरह से जो है जब वो शेल आता है तो अब बॉर्डर से अगर 3 किलोमीटर अंदर या 4 किलोमीटर खेत में बंदा काम कर रहा है, कई दफा वहां आके गिर के कैजुअलिटी करता है तो लोग इतना एंटिसिपेट नहीं करते। बिल्कुल सही है जी। कोतवाल साहब, एक और अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारा कश्मीर जो है आज 115-16 दिनों से सुलग रहा है आग में, तो अब दरबार मूव जम्मू की तरफ हुआ है, विंटर सेक्रेट यहाँ लग रहा है, तो क्या उसका इफेक्ट जो है यहाँ ना हो उसके लिए क्या तैयारी की गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? देखिए, खतरा तो हमें तब था जम्मू में जब दरबार वहाँ था और ये बड़े उरूज पे था जी। बेसिकली उस वक्त रिएक्शन का यहाँ पे रिस्क था कि क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लोकल पॉपुलेशन में उनको प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारे साथ नहीं हैं, आप क्यों नहीं एहतजाज कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, कुछ ऐसे, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड होता है। तो वहाँ खतरा ये रहता है कि भाई उन्हें मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ती है, उसमें कोई क्लैशेस हो जाए जिससे ये अलग रूप ले ले कोई, क्योंकि जम्मू में हमें ज़्यादा रिस्क रहता है कि इंटर कम्युनिटी जो हार्मनी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। कश्मीर में इंटर कम्युनिटी का इशू नहीं नहीं है। तो हमें तो ज़्यादा परेशानी जो है वो सारे समर में रही कि ऐसा हमारे यहाँ जो है हमारी जो ट्रेडिशनल कम्युनल ब्रदरहुड है, जो हम आपस में इकट्ठे रहते हैं, उसमें कोई आंच ना आए। और उसके ऊपर कई एलिमेंट्स ने कोशिश की कि वो खराब हो, लेकिन वो पूरा पब्लिक ने जो है, हमारे जम्मू की पब्लिक ने पूरे शाना साथ। अब जो आप कह रहे हैं कि वहाँ का असर, तो हमारे जम्मू में कश्मीर का इशू का असर यहाँ नहीं देखने में आता है। यहाँ हमें वही रहता है कि कोई इंटर कम्युनिटी हार्मनी जो है उसमें कोई दखल ना आए, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा इशू ना हो किसी भी तरफ से, तो कि हम कम्युनिटीज़ को इकट्ठा बिठाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। इंटर कम्युनिटी जो हमारी पीस कमिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर रखती है कि कोई कम्युनिटी ऐसा ना फील करे कि हमारे साथ कुछ हुआ है जो दूसरी कम्युनिटी जो है उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। तो वो हम कामयाब रहे हैं शुरू से जम्मू में, यहाँ की कम्युनल हार्मनी मेंटेन रही है। तो जो कश्मीर वाला कुछ अलग ही मसला है, आप समझते हैं वो, क्योंकि वहाँ उनका कुछ अपना इंटरनल है, कोई चीज़ है। उसका जम्मू में जो हम देखते हैं कि हमारा अपना, जो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जी अशकुर वानी साहब, जैसा कि अभी डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कश्मीर जैसा माहौल नहीं, वैसी टोपोग्राफी नहीं, लेकिन ये तो हमें मानना है, कोतवाल साहब ने भी ये माना कि वहाँ पैरामिलिट्री, मिलिट्री और लोकल पुलिस और वहाँ से पत्थरबाजों के बीच में आमना सामना है, लेकिन यहाँ वो आके एक इंटर कम्युनिटी कम्युनल रंग ले लेता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भी जम्मू कश्मीर पुलिस और खासकर आप जम्मू कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, तो क्या तैयारी आपकी तरफ से की गई है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्री प्लान्ड तैयारी की जाती है। देखिए, दरबार मूव यहाँ हुआ है, दरबार मूव आने से बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ खुद ब खुद अलर्ट पे आ जाती है। जी, वैसे तो पिछले 6 महीने से पुलिस हाईएस्ट अलर्ट पे यहाँ बैठी हुई है, लेकिन अभी दरबार मूव के साथ सिक्योरिटी कहाँ एनहांस होनी है, कौन सी जगह एड्रेस करनी है, किस जगह पे सिक्योरिटी बढ़ानी है, घटानी है, उसकी डीजी साहब के लेवल पे, आईजी साहब के लेवल पे, हर जगह पे, हर लेवल पे एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एक स्टैंडिंग एसओपी है जिसके ऊपर डिस्कशन होती है कि इसको ठीक तरह से सिक्योर किया जाए। जी, जहाँ तक आप कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं, तो जैसे डिवकाम साहब ने बोला कि ये वाला रीजन जो है कॉमनली बड़ा सेंसिटिव है और
हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी यही रहती है कि वो मसला ना हो। जी बिल्कुल। और उस मसले के लिए हम ये कहेंगे कि पिछले 1.5 साल से तो हम इकट्ठे यहाँ बैठे हुए हैं, जब भी वैसा कोई छोटी मोटी बात भी आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन इतनी प्रोएक्टिव हो के उसको शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। तो हमारी ये कोशिश रही है, और आगे भी ऐसा कोई भी इशू आएगा हम उस इशू को बिल्कुल, ग्रोथ तो दूर की बात है, उसको ओरिजिनेट होते होते दबोच पनपने नहीं दिया जाता। और हमारे जितनी जनता है शहर की सारी कम्युनिटीज की, वो इकट्ठे होके दे आर सो जेनरियस, इतने अच्छे हैं लोग कि समझते हैं बात को, और जो चीज डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से हम लोग बोलेंगे तकरीबन लोग कोऑपरेट करते हैं, सारे कम्युनिटीज के जो बात कही जाती है मानते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है लोगों पे कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। जी डिवीजनल कमिश्नर साहब और अशकुर वानी साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न और एक जर्नल प्रश्न पूछूंगा, जिससे हमारा जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा देश इस समय तड़प रहा है। नशे की चपेट की बात करूंगा कि नशा जो है इस समय हमारे नौजवान पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ऐसे कोई कदम उठाए गए हैं और डी एडिक्शन सेंटर कोई ऐसा एक खोले जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, जिससे हमारे नौजवान बच्चों को प्रॉपर ट्रैक मिले? जी कोतवाल साहब। देखिए, डी एडिक्शन और ये नशा जो है ये हमारे पड़ोसी स्टेट में भी ये बहुत भयंकर रूप बिल्कुल धारण कर चुका है, और वहाँ के कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे कि ये नारकोटिक्स जो है अवेलेबल हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ जो प्राइस है और यहाँ उसका प्राइस है वो लगभग वहाँ से यहाँ आने में उसकी कीमत 20 गुना बढ़ जाती है। सो एक स्मगलिंग की टेम्पटेशन बहुत है कि अगर हम थोड़ा सा भी माल वहाँ से यहाँ ले आएंगे तो इसमें स्मगलिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल है, और बच्चे जो हैं उसमें इन्वॉल्व। हालांकि हमारी स्टेट में इतना विकराल रूप अभी धारण नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है अब इसमें डिटेलिंग जो है, डी एडिक्शन सेंटर जो है हमारी यहाँ खुले हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हैं, और उसके ऊपर डी एडिक्शन की जाती है। मगर जनरली हमारी देखिए, आपको एक तो हम नशा जो आम है वो है टोबैको। अगर आप देखें तो टोबैको के लिए हमारे स्टेट में मैं कहूँगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इतनी अच्छी तरह से एंटी टोबैको एक्ट हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है कि आज आप गाड़ी में जाएंगे, आज आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाएंगे, आज आप कहीं हॉस्पिटल में जाइए, स्कूल में जाइए, आपको कहीं भी कोई सिगरेट पीता नजर नहीं आएगा। गाड़ियों में सिगरेट पीता नजर नहीं आएगा, और दूसरा पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट पीता नजर नहीं आएगा, रेलवे स्टेशन पे नहीं आएगा। और जो हमारे स्कूल्स हैं उन स्कूल के नियर बाई, उनके स्कूल नियर बाई 100 मीटर तक आप धूम्रपान जैसी चीजें जो हैं, ये सिगरेट वगैरह नहीं देख सकते। तो इस वाले जो मेन वाला ये था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है। जहां तक कि लीकर का अगर आप कहें तो ये लीकर की जो पॉपुलैरिटी है यूथ में बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी इतना उसका नहीं है। नहीं सर, चलो ये तो लाइसेंस्ड चीजें हैं। जो चीज लाइसेंस्ड नहीं है, जो पकड़ी जा रही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि उन्होंने पकड़ी हैं। लेकिन जब ये आ रही हैं, इट मीन्स यहाँ कुछ ऐसा है इसीलिए आ रही हैं। तो इन चीज़ों से हमारा नौजवान पीढ़ी जो है वो गलत रास्ते की ओर जा रही है, उससे चोरी की तरफ जा रही है, क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे तो उस चीज़ का आदत पड़ चुकी है तो डिफरेंट गलत काम करेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई अपना रोल निभा रही है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने कहा कि एक तो डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सच क्रॉप्स होता है, उसे जनरली वो चीज़ वैली में होती है, वहाँ पे हम वो कहते हैं भूकी जिसको कहते हैं, जी बिल्कुल, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे यहाँ भी भांग जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो एक टारगेट रहते हैं। जनरली ये कश्मीर की प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ भी कोई और स्मगलिंग होती है जी, तो उसमें मुस्तैदी से उसको पकड़ा जाता है। लेकिन जो ये ज़्यादातर जो एडवांस जो जैसे हम कहेंगे वो जो ब्राउन शुगर है या हेरोइन टाइप की ब्राउन शुगर, ये जो मैंने कहा कि पार से आती हैं, तो स्मगलिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि भैया उसको रोका जाए, स्मगलिंग को कर्व किया जाए। कहीं तक कामयाब होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी पुड़िया है, आप जेब में लाके ला सकते हैं। तो हजारों लोग या लाखों के हिसाब से लोग हमारे लखनपुर से क्रॉस कर रहे हैं एवरीडे, और हर एक को जेब में ढूंढना या उसके पॉकेट को चेक करना बहुत कठिन है ये है। लेकिन जनरली एक इसके ऊपर अवेयरनेस रहती है, सारे जितने हमारे पुलिस के और मजिस्ट्रेट जितने भी हैं उनको ऊपर ध्यान में है कि ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं फैलनी चाहिए। और जो इसका अगर आदी हो गया है खुदा न खास्ता, उसका तो फिर डी एडिक्शन सेंटर। जी बिल्कुल ठीक कहा जी अशकुर वानी साहब। यही टॉपिक मैं आपसे भी कहूँगा, क्योंकि पुलिस का एक अहम रोल रहा है, और खासकर आपने अपने टेन्योर में जो जम्मू और कठुआ रेंज में अभी दिया है उसमें आपने मार्वलस काम किया है नशे पे, और बड़ी बड़ी डील्स को पकड़ा भी है।
तो क्या मानते हैं कि जम्मू अगर वो आ रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो बिकेगा ही, तो उससे हमारी जनता, बच्चे, नौजवान पीढ़ी खराब होगी। इन सब चीजों पे नकेल कसने के लिए क्या क्या किया गया है और किया जाएगा? देखिए, मैं एक तो ये कहूँगा कि जहाँ तक बॉर्डर से स्मगल होके आता है सामान, और फिर वो सारा जम्मू के लिए मेंट नहीं है, वो आगे भी जा रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो वो जो होलसेल सप्लाईज हैं उनको करब करने के लिए मुझे नहीं लगता कि जितना पिछले 1-1.5 साल में काम हुआ इतना कभी हुआ नहीं हुआ। बल्क में चीजें पकड़ी गई हैं और उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में तो हुआ ही हुआ, आगे भी सप्लाईज में हुआ होगा जी। लेकिन जहां तक वो सही आप कह रहे हैं कि जो रिटेल में बच्चे ले रहे हैं और खराबी हो रही है, वो जो रिटेल है उसमें भी बहुत हद तक सप्लाईज में फर्क आया है। हमने जब ग्राउंड के ऊपर देखने की कोशिश की तो ऐसे दिखी चीजें कि साहब ब्राउन शुगर, जब वो वाइट जो चिट्टा बोलते हैं वो नहीं है। अब जो है लोग गांजा, ज्यादा अवेलेबिलिटी गांजा की हो रही है, गांजा की तरफ जा रहे हैं। तो गांजा को पकड़ो, एक स्विंग आप देखते हैं चीजों में कि ये वाली कम हुई तो उधर बढ़ गया। उस तरह से जो कंज्यूमर है, हमारी कोशिश कंज्यूमर लेवल पे जो सेलर है या कंज्यूमर है या कंज्यूमर कम रिटेलर है उसको दबोचने की भी बहुत ज्यादा है और हम उसमें भी काफी हद तक कामयाब हुए हैं। बट यू आर राइट कि सोसाइटी के ऊपर अगर हम होल सेल का बहुत सी कंसाइनमेंट्स भी पकड़ते हैं, उसका सारे देश के लिए इम्पैक्ट है। लेकिन जो रिटेलर और कंज्यूमर के ऊपर एक्शन है, हमारी जो लोकल सिविल सोसाइटी है उसको उसी से एडवांटेज होता है जी। बिल्कुल। सो उस एक्शन को और तेज करने के लिए हम तरह तरह के मैकेनिज्म इन प्लेस ला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि और भी इसमें तेजी आएगी, जल्द से जल्द आएगी जी। धन्यवाद डिवकॉम साहब। हमारा ये चैनल हर कोने में, जम्मू कश्मीर के नहीं, इवन भारत के और भारत के बाहर भी कई जगहों पे चलता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका संदेश बॉर्डर के लोगों तक जाए, जिसमें वहाँ जो लोग पैनिक हैं, जो लोग घबराए हुए हैं, उनको कम से कम सांत्वना दे। देखिए विजय जी, मैं कहूँगा कि हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं, जो इन 5 जिलों के लोग हैं, वो ये चीज़ें जो हैं 47 से देखते आए हैं और वो बहुत बहादुर और इन चीज़ों से लड़ते ही आए हैं। वो इन चीज़ों से डरते नहीं या घबराते नहीं। हाँ, जब कोई शेल अब घर के आंगन में ही गिर पड़े तो उससे जो नुकसान होता है वो एक चीज़ जो है वो अनअवॉइडेबल, और उससे दुख होता है कि ऐसा है। उस पर जितनी जल्दी हो सके हम उनका इलाज जो है हॉस्पिटल्स में या कॉम्पनसेशन, यानी इस बार तो पहली बार हुआ है कि हमने एनिमल्स का भी कॉम्पनसेशन दिया है जी। यानी कि एक हमें मालूम यह है कि एक गाय जो है या एक भैंस जो है, जो कि एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है, इनकम है, और वो 50,000 से लेकर 80 और लाख रुपए तक होती है। तो सरकार ने इस बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपने फंड में से, क्योंकि इसको हम SDRF फंड में नहीं दे सकते, डिजास्टर नहीं इसको कहते हैं हम जी, तो उसमें से हमने कॉम्पनसेशन में दी, जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि ये आप इसका डट के मुकाबला करें, लेकिन सेफ्टी में रहें। और अगर आपके घर डबल स्टोरी है, क्योंकि ज़्यादातर हमें भी ये बताया जाता है, BSF वाले ये बताते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ये बताते हैं कि जो ये शेल्स होते हैं वो अगर आपके घर में डबल स्टोरी है तो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वो एज ए बंकर काम करता है जी। तो वो इसमें एकदम चले जाएं। और जनरली ये फायरिंग सुबह सुबह होती है, हमने जो देखा है, क्योंकि सुबह सुबह आप जानवर को भी देख रहे होते हैं, आप बाहर होते हैं जी। तो उस वक्त शेलिंग में होना, अपनी सेफ्टी जो है उसका ख्याल रखें और बच्चों की, घर वालों की सेफ्टी का ख्याल रखें। और हमें पूरी उम्मीद है, और अगर ऐसा हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। जैसे BSF हमें सिग्नल देती है, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले इमीडिएटली हमारी पुलिस और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको पीछे ले आते हैं, उस वक्त हमारे साथ कोऑपरेट करें और सेफ जगहों पे इमीडिएटली आ जाएं। अगर उस वक्त आप थोड़ा सा डिले करेंगे तो, और फिर अगर शेलिंग शुरू हो जाती है तो विजय जी इसमें ऐसा है कि शेलिंग के दौरान आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते, वहाँ उस वक्त मूवमेंट करना तो मुश्किल होता है। उस वक्त तो अगर आपका कोई आदमी जख्मी हो तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शेल पड़ रहे होते हैं। तो जैसे जब भी एडमिनिस्ट्रेशन कहे, क्योंकि हम जब भी आपको कहते हैं कि आप निकलिए तो ये बहुत सारी इनपुट्स पे बेस्ड होता है, हम बहुत सारे इनपुट्स लेके उसके बाद हम आपको कहते हैं कि आप वहाँ से निकले, तो आप उस वक्त निकले ताकि हमारी जो जान है किसी की या इंजरी जो है वो ना हो, और जो है ये सेफली सब रहे जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिविजनल कमिश्नर साहब और DIG साहब, हम आपका यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए मशकूर हैं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डिविजनल कमिश्नर साहब और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब अशकूर वानी साहब और पवन कोतवाल साहब। हमने इनसे जाना कि किस तरीके से बॉर्डर पे जो हमारे लोग हैं वो सिक्योर्ड रहें, और दरबार मूव हो रहा है, किस तरीके से दरबार मूव के समय
क्या हम लोग सेफ हैं, कहीं कोई कॉम्युनल, कहीं कोई ऐसा ना फसाद हो जाए जिससे हमारा जम्मू जो एक गुलदस्ता माना जाता है चारों कुंभों को साथ लेने का, वो एक प्रॉपर तरीके से सेफ रहे। और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम लोग फुली इक्विप्ड हैं, बिल्कुल तैयार हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ दर्शकों आपसे विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।